बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रासत अली डोगर है और मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है बड़ा अहम है कि एंटी साइकोटिक मेडिसिन, यानी ये मेडिसिन का वो ग्रुप है, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि एंटी साइकोटिक यानी साइकोसिस जहनी बीमारियों का एक ग्रुप है और ये दवाइयाँ उनके ट्रीटमेंट के हवाले से दी जाती हैं। इन दवाइयों के हवाले से बड़े हमारी सोसाइटी में मिथ्स हैं कि ये नींद की गोलियां होती हैं, इनकी आदत हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं या हमेशा चलते हैं। इन चीज़ों को आज की इस वीडियो में हमने इनको एड्रेस करना है। ये एक बहुत अहम सवाल है कि ये काम कैसे करती हैं, तो इसको मैं ज़रा आसान करके आपको समझाता हूँ कि देखें, ये जो जहनी बीमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, शिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस, सबसे पहले ये समझना है कि ये होती कैसे है। दरअसल दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए दो केमिकल का नाम लेता हूँ। एक का नाम है डोपामीन और दूसरे का नाम है सेरोटोनिन। रिसर्च ये कहती है कि शिज़ोफ्रेनिया में इनका लेवल दिमाग के अंदर बढ़ जाता है, डोपामीन का लेवल भी बढ़ जाता है और जो दूसरा केमिकल जिसकी मैंने बात की सेरोटोनिन, उसका चंद ख़ास पाथवे में जब इसका लेवल बढ़ता है तो शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। अब शिज़ोफ्रेनिया की फ़र्दर जो इसकी डिटेल है, इसकी वजाहत है, उसके लिए और हमारी वीडियो है व्हाट इज़ शिज़ोफ्रेनिया, उसको आप देखें। तो यहाँ पर हम सिर्फ दवाई को समझना चाह रहे हैं। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं कि ब्रेन में जाकर, दिमाग में जाकर उन केमिकल के लेवल को कम कर देती हैं या उनका काम करने का फंक्शन जो है वो उसको कम कर देती हैं, जिसके नतीजे के तौर पर जो है वो बीमारी ठीक हो जाती है। दवाइयाँ कितनी देर तक चलेंगी, इसके बारे में बहुत सारे तकरीबन सभी लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया की दवाई, देखें दवाई थोड़ी होती है, दवाई एक दवाई होगी या दो दवाइयाँ होगी, इससे ज़्यादा अमूमन दवाई नहीं होती, लेकिन खानी देर तक पड़ती है। अब दवाई के दौरानिए का जो इन्हिसार है वो काफ़ी सारे फैक्टर के ऊपर होता है। मसलन मर्ज़, अगर कोई मरीज़ आता है हमारे पास और वो आता है कोई मसलन एक महीने की उसकी बीमारी है या 2 महीने की बीमारी है, हम दवाई देते हैं और वो बेहतर हो जाता है, या चलो 1 साल की बीमारी है, हम दवाई दी और दवाई में 1-2 महीने के अंदर बेहतर हो गया, तो एक ये मरीज़ों का ग्रुप है। एक वो आता है कि जिसको पिछले 10 साल से मसला है, कभी दवाई खाई बेहतर हो गया, छोड़ दी फिर मसला हो गया, या दवाई खाने के दौरान मसला हो गया। और एक वो है कि जिसकी बीमारी अगरचे थोड़े दौरानिए की है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन, उसको ज़्यादा डोज, मैक्सिमम डोज चली गई है, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। अब इन तीनों में दवाई के दौरानिए का फ़र्क होगा, ठीक है। तो इसलिए दवाई का जो दौरानिया है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, चेंज होता है, ठीक है। तो उसमें अगर हमें कम से कम दौरानिए की भी बात करूं, तो जैसे मैंने पहले ग्रुप की बात की कि मर्ज़ की शिद्दत कम है और दवाई देने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो उसमें कम से कम दौरानिया भी तबीयत ठीक होने के बाद 1 से 2 साल है। तबीयत ठीक होने के बाद ये बहुत अहम है। हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि जैसे ही तबीयत बेहतर हुई दवाई छोड़ दी, और हम कह रहे हैं कि दवाई के दौरानिया जो हमने काउंट करना है, दौरानिया वो तबीयत ठीक होने के बाद से काउंट करना है, दवाई शुरू करने की डेट से नहीं काउंट करना। तो इसलिए दवाई का दौरानिया लंबा है, लेकिन ये सहूलत हम कर लेते हैं कि दवाई को आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि सिंगल टैबलेट पे आ जाएं, एक ही गोली खानी हो पूरे 24 घंटे में। उसको खाने में मुश्किल होती है तो हम कहते हैं कि इसको खाने के साथ ही जोड़ लें ताकि आपको भूले ना, ठीक है। और एक और हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब बंदा बीमार होता है तो दवाई खाना आसान होता है, याद रहता है, बीमारी खुद याद करवाती है कि भाई दवाई खानी है। किसी को दर्द है तो दर्द से खुद याद आएगा कि हाँ जी मैंने दवाई खानी है। लेकिन जब मर्ज़ ठीक हो जाता है, और अमूमन ये देखा गया है कि पहले 2 महीने में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लापरवाही आना शुरू हो जाती है दवाई के मामले में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दवाई को जो है वो बाकायदा खाया जाए, तो और बाकायदा की रूटीन यही हम सजेस्ट करते हैं कि उसको खाने के साथ जोड़ लिया जाए। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है और पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देखें कि कोई भी दवाई है, एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन है, जब हम लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप किसी का भी प्रिस्क्रिप्शन देख लें, आपको मेडिकल स्टोर से जब मेडिसिन लेते हैं उसकी डिबिया के अंदर जो आपको जो एक लीफलेट मिलता है, उसके अंदर अगर आप साइड इफ़ेक्ट पढ़ें तो आपको लंबी साइड इफ़ेक्ट की लिस्ट नज़र आती है। आप गूगल से पढ़ें तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आएंगे।
मैं कहता हूँ कि जो पैरासीटामोल जो हमारी आम दवाई है, अभी तो इसका ट्रेंड कम हो गया, लेकिन जब हम छोटे थे तो तब यही पैरासीटामोल आम जनरल स्टोर पे मिलती थी। लोग इसको सौदा सलफ की तरह पैरासीटामोल भी साथ लेते थे, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट पड़े तो उसकी भी लंबी लिस्ट है। तो इसी तरह एक और पेशेंट था मेरा, तो उसको मैंने समझाने के लिए उसको चैलेंज किया कि आप गूगल पर सर्च करें साइड इफ़ेक्ट ऑफ वीट। आप गंदम रोटी खाते हैं तो रोटी के साइड इफ़ेक्ट, तो उसकी भी गूगल से सर्च किया तो उसकी भी उसने लंबी लिस्ट निकाल दी साइड इफ़ेक्ट की। तो यहाँ से जब हम गूगल से साइड इफ़ेक्ट की डिटेल पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ के लंबी लिस्ट को देख के परेशान होने वाली बात नहीं है। साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो सारे मरीज़ों में नहीं आते, ठीक है। वो चंद एक में आते हैं, 2 में आ गए, 3 में आ गए। और फिर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ये नहीं होता कि वो परमानेंट होते हैं, यानी मुस्तकिल होते हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है। बाज़ औक़ात हम डोज़ को कम करके मैनेज कर लेते हैं, बाज़ औक़ात दवाई को तब्दील करके उसको हम ठीक कर लेते हैं, बाज़ औक़ात उस दवाई के साथ कोई और दवाई हल्की मिकदार में उसका इजाफ़ा करके उसको मैनेज कर लेते हैं। तो जो भी साइड इफ़ेक्ट जिसकी मैं अभी यहाँ पर जिक्र करने लगा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि मैनेज ना हो, उसका हल ना हो, उसका हल बहरहाल होता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। मसलन एक साइड इफ़ेक्ट है कि वो जिस्म में मोटापा आना शुरू हो जाता है, या भूख ज़्यादा लगती है। जब ज़्यादा खाता है तो फिर उसमें जो चिकनाइयाँ हैं खून के अंदर, कोलेस्ट्रॉल है, उसके बढ़ने का कुछ लोगों में रिस्क होता है। कुछ लोगों में जो है इसी तरह शुगर या ब्लड प्रेशर, ये इसका चांस होता है। तो ये दवाइयों का एक ग्रुप है जो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसी दवाइयाँ भी मौजूद हैं जिसके इफ़ेक्ट इसके ऑपोजिट हैं, यानी दवाई खाएगा भूख कम हो जाएगी, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप भी मौजूद है। तो हम करते क्या हैं कि हम उसकी निगरानी करते हैं कि जैसे हमारे पास मरीज़ आता है तो पहले से उसके टेस्ट करवा लिए, वज़न चेक कर लिया, शुगर चेक करवा ली, कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लिया, तो 3 महीने बाद उसको फिर ऑब्ज़र्व कर लिया। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आती है और हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं जी ये दूसरी तरफ जा रहा है, तो हम दूसरे ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं जिसके ये वाले साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं कि जैसे वो पट्ठों से रिलेटेड, जैसे पट्ठों में खिंचाव आना, ठीक है जी। बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे टीन एज अगर कोई मेल है, ठीक है, 17-18 साल की उम्र है और उसमें हमें दवाई देनी पड़ती है, तो ये दवाइयों का एक और ग्रुप है जिसमें ये वाले साइड इफ़ेक्ट आते हैं कि जिसमें पट्ठों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे जो गर्दन के पट्टे हैं या आँखों के या ज़ुबान है, तो उसमें खिंचाव आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना आम ज़ुबान में कि मसल पुल हो गया, पट्ठा खिंचा गया, तो उसमें ज़रा पेन भी होती है। तो वो उसमें जब गर्दन के पट्टों में खिंचाव आता है तो गर्दन एक साइड पे टेढ़ी हो गई या दूसरी तरफ, तो उसमें फैमिली के लिए या पेशेंट के लिए ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात होती है कि पट्टों में खिंचाव आ गया, या बाज़ औक़ात हाथों में शिवरिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये साइड इफ़ेक्ट भी मैनेजेबल है, हम इसका हल निकाल लेते हैं। अगर कोई ऐसा आ भी जाए, अव्वल तो सब में आते नहीं हैं, अगर आ भी जाएँ तो इसका हल होता है, ये परमानेंट नहीं होते, ठीक है। तो इसका हम कोई ना कोई इसका हल निकाल लेते हैं। हाँ, ये भी हमसे आके लोग सवाल करते हैं कि जी दवाई हम नहीं देना चाहते, तो हम सिर्फ़ थेरेपी करवाएंगे, हम सिर्फ़ बातचीत करेंगे, ठीक है, उसके ज़रिए हम इसको मोटिवेट करेंगे, इसको हौसला देंगे, इसको जॉब नहीं पे करेंगे वगैरह वगैरह, तो क्या इससे ये मर्ज़ ठीक हो जाएगा? देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं। जैसे बीमारियों का एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कि जी ये न्यूरोटिक इलनेसेस हैं। इसी तरह कुछ बीमारियों का, जैसे मैंने इसके शुरू में बात की कि वो साइकोटिक इलनेसेस हैं। तो ये जो बीमारियां हैं जैसे शिज़ोफ्रेनिया, इसमें अमूमन दवाई के बगैर काम नहीं चलता, ठीक है। इसमें दवाई के साथ साथ जो है वो मोटिवेशन है, दवाई के साथ साथ उसकी काउंसलिंग है, दवाई के साथ साथ उसकी साइकोथेरेपी है। दवाई को माइनस करके जो है फिर इसका अमूमन हल नहीं निकलता। बल्कि शुरू में ये भी कहा जाता है कि जब पेशेंट जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली फ़ेज़ में है, बीमारी की शुरू वाली फ़ेज़ में है, हम तो उसमें बल्कि फ़ैमिली को कहते हैं कि आपने अभी इसको हौसला नहीं देना, आपने इसको मोटिवेट नहीं करना, आपने इसको समझाने की कोशिश नहीं करनी, आपने इसको कन्फ्रंट नहीं करना। अगर कोई गलत बात कह रहा है तो उसको तनबीह करके उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अभी उसकी ज़हनी कैफ़ियत ऐसी है कि वो बात समझने के काबिल नहीं है।
तो पहली सूरत में क्या करना है कि पहले दवाई की, इस वक्त अपना फोकस हम फैमिली को समझाते हैं कि दवाई पे रखें, कि पहले दवाई खाएगा, जब ज़रा कंफर्टेबल हो जाएगा, जब मर्ज़ की शिद्दत ज़रा कम हो जाएगी तो फिर वो आपकी बात समझने के भी काबिल होगा। फिर समझाने का टाइम है, फिर काउंसलिंग का टाइम है, फिर जो है वो साइकोथेरेपी का टाइम है। ये जो ग्रुप है बीमारियों का, तो इसमें अमूमन दवाई हमें लाजमी देनी पड़ती है। ये थी जी हमारी वीडियो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के बारे में, शिज़ोफ्रेनिया का जो मर्ज़ होता है उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। इसके शिज़ोफ्रेनिया से मुतल्लिक़ की हमारी और वीडियोस भी मौजूद हैं, जैसे व्हाट इज़ शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिया क्या है, फैमिली का क्या रोल होना चाहिए, इसके सिम्टम्स के बारे में भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं, उसको भी ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।